टॉपिक है फेजर एंड फेजर डायग्राम। फेजर क्या मतलब होता है फेजर का? फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी वेरिंग सिनुसॉइडली विद टाइम। जो जनरली किसके लिए यूज होता है फेजर? एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसी क्वांटिटी? जो कि टाइम के साथ सिनुसॉइडली वेरी करे। अब ऐसी क्वांटिटी कौन सी है? ऑब्वियसली जैसे कि एग्जांपल है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, या कह सकते हो ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एज वेल एज ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ सिनुसॉइडली वेरी करते हैं। ये दोनों क्वांटिटीज़ को फिर आप विद द हेल्प ऑफ फेजर रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैसा लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह ऑल्टरनेटिंग करंट को भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एज वेल एज ऑल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों सिनुसॉइडली टाइम के साथ वेरी करते हैं। देन यू हैव, तो अब बात करते हैं फेजर की। फेजर, अब यहाँ पे मैंने बात की है एक वेक्टर है। वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। फेजर का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। जो फेजर का मैग्नीट्यूड होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो आपकी क्वांटिटी होगी, जो भी क्वांटिटी होगी उसकी पीक वैल्यू से। ओके, दैट इज मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पीक वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। और डायरेक्शन को कैसे मेजर करेंगे? डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज डायरेक्शन ऑफ फेजर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जो भी फेजर होगा उसकी आपने डायरेक्शन देखनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कि वो एक्स एक्सिस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस से फेजर तक। जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज में मेजर की जाती है या फिर क्लॉकवाइज में। इसका मैं एग्जांपल समझाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि आपके पास अभी हम एक क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। जैसे कि आपके पास अभी क्वांटिटी है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। इस क्वांटिटी को आपने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ फेजर। तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्वांटिटी है, इसको फेजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अभी बताया जो फेजर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, किसके बराबर होगा फेजर का मैग्नीट्यूड? उसकी पीक वैल्यू जो होगी क्वांटिटी की। तो यहाँ पे V नॉट क्या है? पीक वैल्यू। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आ गया V नॉट के बराबर। देन तो अब यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे आपने एक XY प्लेन लेना है। दिस वन एक एक्स एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। तो V नॉट क्या है? पीक वैल्यू। लेट्स से इधर है आपके पास वोल्टेज की वैल्यूज, तो यहाँ पे कहीं ले लेते हैं। दिस वन इज V नॉट है पीक वैल्यू। तो इस डायग्राम में देखिए आपके पास यहाँ पे अब जो OP वेक्टर जो होगा, OP वेक्टर जो होगा वो एक्चुअली क्या है? फेजर है। क्योंकि OP वेक्टर यहाँ पे एक ऐसा है जिसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ OP किसके बराबर है? उसकी पीक वैल्यू के। पीक वैल्यू यहाँ पे कितनी है? V नॉट। तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड को अभी बताया कैसे लिखते हैं, उसकी पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू होगी V नॉट। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे OP का जो फेजर है OP, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? पीक वैल्यू के। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन आपको भी बताया कैसे देखनी है। डायरेक्शन ऑफ फेजर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देखनी है। तो ये आपकी रही एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ उसने कितना एंगल बनाया, ये देखिए दिस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कौन सी डायरेक्शन है? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या है? रोटेटिंग वेक्टर होगा। OP क्या कर रहा है? ये रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, डिपेंड्स अपॉन कि उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया।
यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल किसके बराबर होगा, ओमेगा टी के बराबर होगा, क्योंकि थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, ओमेगा टी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इट मीन्स जो फेजर है वो फ्रीली रोटेट करेगा अबाउट अ पॉइंट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितनी स्पीड से, ओमेगा से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी से, ओमेगा एंगुलर स्पीड होगी। एक और चीज़, जब डायरेक्शन लेनी है आपने, जो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा लोगे आप पॉजिटिव में, बट जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उसको लिया जाता है नेगेटिव में। तो इसका मतलब आप फाइनली फेजर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे फेजर को लिखोगे वी वेक्टर से, ऑब्वियस फेजर बराबर होगा फेजर के मैग्नीट्यूड से, डेट इज वी नॉट, देन उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, लेट्स से दिस वन, ये बताएगी डायरेक्शन को, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फेजर एंड दिस वन इज द मैग्नीट्यूड। देन अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं एक और चीज़। तो इसका हम कह सकते हैं कि जो फेजर है क्या है, फेजर डायग्राम क्या है, इट इज़ अ ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी वेरिंग सिनुसॉइडली विद टाइम। तो अब फेजर डायग्राम की बात करते हैं। फेजर डायग्राम क्या है, अगर आपने कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं आपके, पहले तो अब तो मैंने बात की सिर्फ एक ही क्वांटिटी की बात कर रही थी अब तक, दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, बट जो फेजर डायग्राम का बेसिकली यूज़ किया है ये है आपके पास फेजर डायग्राम, कि अगर आपके पास कोई दो क्वांटिटीज़ हैं वो वेरी कर रही हैं सिनुसॉइडली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपने उन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच का अगर फेज डिफरेंस पता करना है तो आप फेजर डायग्राम बनाते हो। तो मान लो अगर आपके पास एक और क्वांटिटी होती, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट इज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, एक है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर दोनों क्वांटिटीज़ को ध्यान से देखो तो इनमें कोई भी फेज डिफरेंस का फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे भी ओमेगा टी है और नीचे भी क्या है, ओमेगा टी है, तो इनके बीच का कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन एंगल बिटवीन देयर मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या है, ज़ीरो, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं उनके बीच का एंगल भी ज़ीरो है। बट अगर मैं कुछ ऐसे लिख देती I को, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो अब आप अगर कंपेयर करो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी को और I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को, तो यहाँ पे देखिए इनकी जो पीक वैल्यूज़ हैं उनमें फेस एंगल का फ़र्क है, मीन्स एंगल का फ़र्क है। कितना एंगल का फ़र्क है, 90 का, डेट इज़ पाई बाय 2 का फ़र्क है। तो अगर आप इनका फेस डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ आपको ऐसे मिलेगा, डेट इज़ दिस वन, कि यहाँ पे आप कह सकते हैं जो करंट है वो 90 के फेस एंगल से पीछे है, मीन्स जो आपका करंट वाला फेजर होगा वो यहाँ पे होगा और वोल्टेज होगा यहाँ पे, दैट इज V0, दिस वन इज I0। ठीक है जी, ये I0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला फेजर, और ये जो रेड वाला है वो वोल्टेज का। ठीक है जी, तो इनमें कितने का एंगल का फ़र्क है, जो करंट है वो कितने फेस एंगल से पीछे है, देख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब इनके बीच में कितने एंगल का फ़र्क है, 90 का। ठीक है जी, V0 का तो है, डेट इज ओमेगा टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस से मेजर करना है एंगल। जो V0 फेजर है, जो डेट इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो फेस एंगल है वो तो है ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, बट अगर आप करंट का देखें तो करंट का कैसे होगा, डेट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है जी, तो आप इस तरह अपने फेजर डायग्राम बनाने हैं, आगे डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट है आपके पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर। ये टॉपिक है आपके पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज
applied to resistor। आपके पास एक रेजिस्टर है जिसको रिप्रेजेंट किया है R से। उस रेजिस्टर को आपने सर्किट में सिर्फ एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है उससे कनेक्ट किया है। यहाँ पे अब आपने बैटरी नहीं लगाई, क्या लगाया है? ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है। ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आएगी विद ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से, तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t है। तो कंसिडर कीजिए आपके पास, कंसिडर अ रेजिस्टर R, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। आपने वोल्टेज अप्लाई करवाई, अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दैट इज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t की फॉर्म में। तो करंट, तो जिसकी वजह से क्या आएगा, सर्किट में करंट आएगा, I विल बी द ऑल्टरनेटिंग करंट इन सर्किट एट टाइम t। तो करंट कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट होगा I विल बी V अपॉन R, क्योंकि सर्किट में R है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V को पुट कर दीजिए, यूज 1 इंटू V विल बी इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t अपॉन R। देन आफ्टर दैट, अब आपको पता है जो करंट की इक्वेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t होती है। अगर आप थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा? I0 की जगह पे आपको क्या मिल रहा है? ऑन कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, I0 मिलेगा V0 अपॉन R के बराबर। तो I0 क्या है? एक्चुअली जस्ट पीक वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की, जो कि किसके बराबर आ गई? V0 अपॉन R के बराबर। देन अब आप देखोगे, जब आपने देखा कि ग्राफ देखना है अब आपने वोल्टेज और करंट के बीच में, अगर आप फोर्थ इक्वेशन को देखिए, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। दोनों इक्वेशंस को देख सकते हैं आप। इन इक्वेशंस को अगर आप देखेंगे, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपके पास हर जगह ओमेगा t है। तो मतलब वोल्टेज और करंट में कोई फेस एंगल का फर्क नहीं है। यहाँ पे भी ओमेगा t है, हर जगह ओमेगा t है। तो मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेस एंगल है वो क्या होगा? 0। ठीक है जी, फेस एंगल 0 है, मतलब इनकी जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं, दोनों क्वांटिटीज की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनके बीच का एंगल क्या बन रहा है? 0। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास बोथ वोल्टेज एज वेल एज करंट हैव 0 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज एट द सेम टाइम। कि वोल्टेज और करंट की जो मैक्सिमम, मिनिमम और 0 वाली वैल्यूज होंगी वो आपको सेम टाइम पे मिलेंगी दोनों की। तो इसका आप ग्राफ बनाएंगे जब वोल्टेज और करंट के बीच में, तो वो कुछ ऐसे मिलेगा। देखिए दिस वन, ये है आपके पास लेट्स से वोल्टेज का ग्राफ होगा और ये होगा करंट का। क्यों, आप इसमें देख सकते हैं, ये है करंट की पीक वैल्यू, यहाँ पे है वोल्टेज की पीक वैल्यू, एक्स एक्सिस पे टाइम की वैल्यूज होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0, जब टाइम 0 पे, टाइम 0 जब था तब करंट की वैल्यू भी क्या थी? 0 थी और वोल्टेज की वैल्यू भी 0। ठीक है जी, जब टाइम यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब टाइम π/2 हुआ, π/2
ठीक है जी। तो करंट की वैल्यू कितनी थी, दैट इज आई नॉट, और वोल्टेज की वैल्यू भी क्या थी, वी नॉट। ठीक है जी। देन यू हैव, अब यहाँ पे अगर चेक करें आप, ये एक्चुअली ओमेगा टी है, का एंगल देखना है, यहाँ पे टाइम नहीं है, ओमेगा टी है। ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे चेक करनी है, ओमेगा टी दैट इज थीटा। तो अगर देन आफ्टर दैट अगर टाइम ओमेगा टी होगा नेक्स्ट पाई के बराबर, जब होगा पाई के बराबर देखिए, तब करंट भी ज़ीरो है, वोल्टेज भी ज़ीरो है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इनकी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो क्या है, सेम टाइम पे हैं। ज़ीरो पे करंट भी मिनिमम था, वोल्टेज भी मिनिमम थी, और 90 पे जब ओमेगा टी 90 था, जब करंट भी मैक्सिमम था, वोल्टेज भी मैक्सिमम थी। तो हम कह सकते हैं इनके बीच का जो कोई भी फेस एंगल का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी फेस डिफरेंस इनके बीच का क्या है, ज़ीरो है। ठीक है जी। करंट, तो इसका मतलब क्या है, जो करंट एज वेल एज वोल्टेज आर इन फेस विद ईच अदर, इन फेस विथ ईच अदर। ये तो हो गया इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करना हो तो वो ऐसे होगा, एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, तो ये होगा आपका फेजर, एक वेक्टर होता है, तो ये आपने बनाया वी नॉट। ठीक है जी। तो ये तो हो गया वी नॉट, बट अब वी नॉट और आई नॉट के बीच का ये दोनों इन फेस हैं, वोल्टेज एंड करंट इन फेस हैं, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो आपने अब यहाँ पे इसी के ऊपर करंट का फेजर बना देना है, वो बनेगा कुछ ऐसे, दिस वन। ये है अब करंट का फेजर, इसको जस्ट नाम दे दो। ओपी जो है वो वोल्टेज का है, ओपी किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर है, एंड ओ क्यू बराबर है आई नॉट के बराबर। ठीक है जी। और ये एंगल क्या होगा, ओमेगा टी। दोनों फेजर जो हैं, वी नॉट वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, ओमेगा टी। ठीक है जी। और ये वैल्यू होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, और ये वैल्यू जो होगी दिस वन, ये होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट है एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर। इसमें आपके पास एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, उसको फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करवाई गई है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। फर्दर फिर करंट होता है जिस वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे पावर ऑब्वियसली क्या होती है, डेट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम जो वर्क डन हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, वो होती है पावर। अगर हम AC सर्किट की बात करें तो पावर कैसे होती है, पावर इज गिवन बाय, इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पावर इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये हमको पता है। बट एक और चीज़, AC सर्किट में होता क्या है, आप सभी को पता है, जो वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं हर टाइम। वोल्टेज एंड करंट टाइम के साथ हर टाइम चेंज करते रहते हैं। तो आपको अगर पावर निकालनी हो तो यहाँ पे जो आप V और I की वैल्यू लोगे वो कौन सी लोगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज लोगे इनकी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे वोल्टेज की क्या होती है, डेट इज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होगी, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होगी वो क्या होगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये वोल्टेज और करंट क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ सिनुसॉइडली वेरी कर रहे हैं। देन वी हैव, अब आप सभी को पता है कि अभी हमने पढ़ा कि अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करवाते हो रजिस्टर को, तो वोल्टेज और करंट में फेस डिफरेंस क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है जी।
दोनों करंट एंड वोल्टेज दोनों इन फेस होते हैं। देन अब पावर निकालते हैं। पावर विल बी, अब ये जो पावर मिलेगी वो क्या है, कौन सी मिलेगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। देन अब आप वर्क डन निकालोगे। अब पावर को कैसे लिखोगे, इंस्टेंटेनियस पावर को कैसे लिखोगे, वो होती है दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। लेट्स से स्मॉल वर्क डन हुआ dw विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, पावर को लिखा dw अपॉन dt। स्मॉल टाइम dt के कॉरेस्पॉन्डिंग लेट्स से वर्क डन हुआ dw, तो dw अपॉन dt बराबर आ जाएगा v इंटू आई के, v को पुट कर दो, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड i होगा i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देन इट विल बी v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dw अपॉन dt। यहाँ से आप सबसे पहले वर्क डन निकालोगे। वर्क डन निकालने के लिए dw होगा v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू, आप एक 1 फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हो तो टाइम की वेरिएशन होगी 0 से t। v नॉट कॉन्स्टेंट है, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो आपको मिलेगा 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा होता है एक्चुअली 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो इसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। देन यू हैव v नॉट आई नॉट, अब इस टर्म्स को आप सेपरेट कर दीजिए, तो ये होगा 0 से t 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। देन यू हैव, अब इंटीग्रेशन है वो बारी बारी एक एक टर्म के साथ होगी, v नॉट आई नॉट पहले 1/2 के साथ, देन cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 के साथ, ठीक है जी। और dt जो होगा वो दोनों टर्म्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 0 से t 1/2 dt माइनस अगेन इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। देन इट विल बी v नॉट आई नॉट 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन होगी dt की, लिमिट्स होंगी 0 to t माइनस ये वाला 2 फिर से बाहर आ जाएगा, 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt। देन v नॉट आई नॉट 1/2, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt होती है दैट इज t, लिमिट पुट होगी 0 से t माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होगी sin 2 ओमेगा टी। अब t का यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा नीचे जाके डिवाइड होगा डिनोमिनेटर में, देन लिमिट्स। देन फर्दर v नॉट आई नॉट 1/2, अब इस जगह लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करो t, देन माइनस लोअर लिमिट, तो आपको मिलेगा t माइनस 1/2, ये 2 ओमेगा को बाहर निकाल लो तो मिलेगा साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा इस t की जगह पे पहले t आएगा देन 0 आएगा, साइन 0 0, देन v नॉट आई नॉट t अपॉन 2 माइनस 1/4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा t। देन यू विल हैव, अब इस ओमेगा की जगह पे आप 2 पाई अपॉन टी पुट कर दोगे तो आपको मिलेगी पावर v नॉट आई नॉट, सॉरी आई वर्क डन है, v नॉट आई नॉट t अपॉन 2 माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी अपॉन 4 ओमेगा, देन इट विल बी v नॉट आई नॉट t अपॉन 2 माइनस, तो यहाँ पे आप देखिए आपको साइन 4 पाई मिलेगा, साइन 4 पाई होता है 0 के बराबर, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0। तो फाइनली आपको क्या मिला रिजल्ट, दैट इज वर्क डन आपको मिला v नॉट आई नॉट t
अपॉन 2। ये तो पावर आ गई, बट आपको क्या निकालनी थी, एवरेज पावर। सॉरी, ये तो वर्क डन आ गया। तो एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करो, ये जो आपको वर्क डन मिला है इसको टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल टाइम दैट इज टी। टी यहाँ पे टोटल टाइम किसका है, वन कंप्लीट साइकिल का टाइम है ये। ठीक है जी, मतलब एक दिस वन। देन वर्क डन क्या है आपके पास, वी नॉट आई नॉट टी अपॉन 2। देन ये वाला टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। दिस इज योर एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर। एवरेज पावर आ गई वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। अब ये 2 को आप ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2। 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। अब आप सभी को पता है वी नॉट अपॉन √2 क्या होता है, VRMS। इस तरह आई नॉट अपॉन √2 होता है IRMS। तो ये आ गई आपके पास एवरेज पावर कंज्यूम्ड। ठीक है जी, एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर इन AC सर्किट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट।